एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड होपफुली यू ऑल आर फाइन। आप सब लोगों ने पिछले सारे टॉपिक्स को देख लिया है और समझ लिया है। फर्स्ट चैप्टर को हम लगभग कंप्लीट ही करने वाले हैं। एक दो जो टॉपिक्स बचे हैं उनको मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूं। इसके बाद का जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है और आगे के जो कॉन्सिक्यूटिव चैप्टर्स हैं, ये एक कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में रहेंगे, यानी कंप्लीट चैप्टर को मैं एक साथ कंप्लीट करूंगा और आपको इजी भी रहेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से टॉपिक्स को देखते रहना, जो सब टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर उनको देखते रहना, ठीक है। तो क्या होगा कि हम समय से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और आपके पास फिर सफिशिएंट टाइम बचेगा उसको रिवाइज करने का। तो चलो, आज जो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग है, उसके बाद फिर हम जो सेकंड टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, इसको पढ़ते हैं। तो अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, आपने ये पढ़ लिया है कि मेसोपोटामिया जो है, इसमें जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो शहरों का विकास हुआ, ये कहां पर हुआ? सदर्न पोर्शन की तरफ हुआ, मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में। और सदर्न पार्ट में ही क्यों हुआ? यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स। नदियां जो है वो आ रही थी ऊपर की तरफ से, नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ से, वो अपने साथ में बहुत सारा कुछ सिल्ट, फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट कर रही थी सदर्न पोर्शन की तरफ। और यही रीजन था कि आगे जाके लंबे समय में यहां पर फर्टाइल सॉइल हो गई और पानी भी सफिशिएंट था। तो यहां पर सदर्न पोर्शन पर ही अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। तो जो अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, इसमें दो तरीके के शहरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो दो वर्ड हैं, टेम्पल और किंग, ये दो तरीके के शहरों के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं। पूरा डिटेल समझोगे तो आपको ये टेम्पल्स और किंग्स का मतलब समझ में आ जाएगा। यानी सदर्न मेसोपोटामिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ, उसमें आप टेम्पल्स के बारे में पढ़ोगे और किंग्स के बारे में पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जो दो शहर डेवलप होने वाले हैं वो इसी तरीके के पैटर्न में डेवलप होने वाले हैं। सो कब ये डेवलपमेंट हुआ? फ्रॉम 5000 बिफोर कॉमन एरा, यानी लगभग ईसा से 5000 साल पहले, जहां पर मेसोपोटामिया के रीजन में अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। और ये कौन से रीजन में शुरू हुआ? सदर्न मेसोपोटामिया में हुआ। अभी फिर से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सदर्न मेसोपोटामिया में ही क्यों हुआ। तो यहां पर शुरुआती शहरों का डेवलपमेंट जो हुआ, इन शुरुआती शहरों में दो तरीके के बेसिकली जो शहर है वहां, देयर वेर ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी जो सेटलमेंट्स थे ये डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट्स थे, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स थे। और ये धीरे धीरे करके आगे जाके डेवलप होते चले गए। इसका मतलब सिंपल है कि पहले जो सेटलमेंट हुआ ये एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी और बाद में ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई जब प्रोडक्शन उनका बढ़ा। तो और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपनी सारी एक्टिविटी को एक टेम्पल के अराउंड कॉन्सेंट्रेट कर दिया। ठीक है, चलो। तो टेम्पल्स वो थे जहां पर अपना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ। तो बड़ा सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं समझने का इसको, या मैं कहूं कि समझा ही देता हूं। देखो, पहले क्या होता था पुराने समय में कि ज्यादातर जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें जितने भी नेचुरल एक्टिविटीज होती थी, जैसे बारिश का होना, बिजली का कड़कना, आग लगना, ये सब जितने भी नेचुरल एक्टिविटीज, नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो इंसान माइट भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा बस उसको लगा होगा कि हो सकता है कोई ऐसा रेगुलेटिंग एक कुछ ना कुछ तो नियंता है, कंट्रोलर है कोई जो ये सब कुछ कर रहा है। तो उसने आगे जाके नेचुरल फोर्सेस को देवी देवताओं का रूप दिया और फिर इन्हीं देवी देवताओं को समर्पित की अपनी सारी एक्टिविटीज। तो जैसे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी हो रही है, तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को इन्होंने डेडिकेट किया किसको? टेम्पल को। तो एक टेम्पल बनाया, मंदिर बनाया, और टेम्पल के ही इर्द गिर्द, मंदिर के ही इर्द गिर्द इन्होंने क्या किया? अपनी सारी एक्टिविटीज को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। ऑल राइट, चलो। तो पहले शहर कैसे विकसित हुए? इसीलिए टेम्पल लिखा। वो शहर जो कि एक सेंटर ऑफ ट्रेड के तौर पर डेवलप होंगे। और दूसरे कैसे शहर? इसीलिए दूसरा वर्ड किंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कि आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे एरियाज, ऐसे सेटलमेंट जहां पर लोगों ने अपनी सारी एक्टिविटी एक बड़ी मंदिर के चारों तरफ सेंट्रलाइज की और फिर मंदिर से आगे जाके व्यक्ति का विकास हुआ। या फिर आप कह सकते हो कि कहीं पर टेम्पल ना बना रहा होगा तो वहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऐसा पर्सन जो वहां सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा था, कमांड कर रहा था, तो वो बन गया किंग। यानी पूरे मेसोपोटामिया में जो शहर पढ़ने हैं हमें, या जो अर्बनाइजेशन हम देखते हैं, इन अर्बनाइजेशन में आपके चैप्टर में दो ही तरीके के सिनेरियोज देखने हैं। ऐसा शहर जो मंदिर के चारों तरफ विकसित हुआ हो, और ऐसा शहर जो किसी राजा की वजह से या किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से
या लीडरशिप की क्वालिटी की वजह से डेवलप हुआ होगा, ठीक है। तो इंपीरियल सिटीज हैं और टेंपल सिटीज हैं, ऑलराइट। इट इज द सिटीज ऑफ द फर्स्ट टू काइंड दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। मैंने कहा ना कि यही दो तरीके के शहर आपको पढ़ने यहाँ पे। चलो, तो शुरुआती सेटलर्स मतलब वो लोग जो यहाँ पर आए शुरुआत में, एकदम ओरिजिन में, जब से कहानी हमारी शुरू होती है, जब से हम हिस्ट्री को ट्रेस कर पाते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर टेंपल्स बनाए। क्यों टेंपल्स बनाए ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो विलेज में एक सिलेक्टेड स्पॉट पर, माइट भी सेंटर होगा जो विलेज का, वहां पर इन्होंने एक टेंपल बना लिया। और टेंपल जो है उसमें शुरुआती दौर पर आप कंस्ट्रक्शन जो देखोगे वो कैसा दिखेगा, अनबेक्ड ब्रिक्स का दिखेगा। यानी ये जो टेंपल्स बनते थे ये बने ईंटों के ही थे, लेकिन कच्ची ईंटों के बनते थे। ईंटें ये लोग बनाते थे और इन ईंटों को धूप में सुखाते थे, या सन ड्राइड भी कह सकते हो, इनफैक्ट प्रॉपर सूखी भी नहीं है ना। तो अनबेक्ड ब्रिक्स है, सेकी हुई ईंटें नहीं हैं। हड़प्पा में आपको सेकी हुई ईंटें दिखती हैं, ठीक है। और ये एक छोटा एरिया होता था जहां पर ये अपनी सारी एक्टिविटीज को उस देवता को डेडिकेट कर देते थे, जो देवता इनको दिखता नहीं है, या वो देवता जिसके कृपा से, जिसके मर्सी से ये सब कुछ अन्न हो गया, ग्रेन्स हो गया और बाकी सारी चीजें, या लाइफ को सस्टेन करने वाली चीजें इनको मिल रही हैं, ठीक है। चलिए, सो टेंपल्स वर द रेसिडेंस ऑफ वेरियस गॉड। ये देखो, ये वही देवता है। ऐसा कुछ नहीं है कि देवता इन्होंने देखा होगा, या माइट भी देखा होगा, हमें कुछ ऐसा टैबलेट में लिखा तो मिलता नहीं है। तो जो भी हो, टैबलेट में तो खैर खूब सारी ऐसी किंवदंतियां या ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज मिलती है, जैसे इनमिरकार और गिलगमेश की ऐसी ऐसी कहानियां टेंपल में हैं या टेंपल से रिलेटेड हैं, जो टैबलेट में लिखी हुई हैं कि आप सुनोगे तो पागल ही हो जाओगे। मतलब गिलगमेश को देवता बनाया गया है, देवताओं का पुत्र बनाया गया है, देवताओं के साथ युद्ध होता है। आपने हॉलीवुड की फिक्शनल स्टोरी वाली मूवीज देखी होंगी, है ना, कि ये देव पुत्र, जैसे ये एवेंजर्स ही है ना, ओडिन पुत्र, ठीक है। तो और ये पूरा है ना, देवताओं से रिलेटेड पूरा उसको कर दिया जाता है, इंसान को देवता, देवता को इंसान के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी ही पूरी स्टोरी यहाँ पर भी है, और वही स्टोरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि शुरुआती लोगों ने जो है, उन्होंने ये माना कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं देवताओं की वजह से कर पा रहे हैं, इसलिए हम देवताओं को क्या करें, अपनी सारी एक्टिविटीज डेडिकेट कर दें, उनको हम खुश रखेंगे तो वो भी हमको हेल्प करेंगे। तो जो देवता थे शुरुआत में कौन थे, मून गॉड ऑफ अर्थ, और दूसरी थी एक देवी इनाना। इनाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। ये मोहब्बत या प्यार की और युद्ध की दोनों की देवी थी। दोनों की कैसे हो सकती है, या तो प्यार ही करो या मोहब्बत कर लो, या क्या कहते हैं उसको, वॉर ही कर लो, मतलब या तो प्यार मोहब्बत कर लो या झगड़ा कर लो। चलो, ये अच्छी चीज है, दोनों की देवती है, देवती या देवी जो भी कहो। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटी की ग्रोथ हुई और प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस हुआ, सरप्लस जब हुआ इस प्रोडक्शन का, तो फिर क्या हुआ, इन टेंपल्स की भी ग्रोथ होने लग गई। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पीपल एडजस्ट करने के लिए उसका साइज बढ़ाया जाने लग गया। तो धीरे धीरे देखते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, टाइम के साथ साथ वैसे वैसे इसमें और रूम्स ऐड करने लग गए, बड़ा आंगन हो गया, बड़ा कोर्टयार्ड हो गया। एंड सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस। और फिर आगे जाके शुरुआत में तो टेंपल और ऑर्डिनरी हाउसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाद में क्या हुआ, टेंपल जो है हाउस ऑफ गॉड बन गया, और ये जो है काफी कुछ ऑर्डिनरी हाउस से अलग दिखता था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर टेंपल का एक जिक्र आपको दिया गया है, एक इमेज दिया गया है। टेंपल्स ऑलवेज हैज देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट। टेंपल्स जो है वो ऑर्डिनरी हाउसेस से काफी कुछ अलग बनाए जाते थे, इनका आर्किटेक्चर ही अलग है। अब आप देखो यहाँ पर जो दीवार है, ये दीवार नॉर्मल दीवार की तरह नहीं दिखती। यहाँ पर इसकी दीवार इन है, फिर आउट है, ठीक है, फिर इन है, फिर आउट है, इस तरीके से दीवारें बनाई गई हैं। तो अब इसका क्या पर्पस रहा होगा, ये इस तरीके से करके जिगजैग करके, है ना, तो क्या पर्पस रहा होगा, वी डोंट नो। तो आउटर वॉल्स है गोइंग इन एंड आउट, जो बाहर की चार दीवारी है, बाहर का जो आउटर वॉल है टेंपल का, वो रेगुलर इंटरवल पे जिगजैग या इन एंड आउट होता है, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड, जो कि किसी सामान्य हाउस या ऑर्डिनरी बिल्डिंग की वॉल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो इस तरीके से टेंपल्स को एक अलग माइट भी अपीयरेंस देने की कोशिश की गई थी, या थोड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश की गई थी देवता के घर को। चलो आगे बढ़ते हैं। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, ठीक है। कैसे करते थे, जो देवता होता था टेंपल का, वही उनके मेन वर्शिपिंग का फोकस होता था। और उसकी जो वर्शिपिंग होती थी वो कैसे होती थी, लोग जो कुछ भी लेके आते थे या जो कुछ भी उनके घरों में होता था उसका ऑफरिंग करके वो वर्शिपिंग करते थे। इसका मतलब वेरी सिंपल है कि जैसे वर्शिपिंग के कोई बहुत बड़े रिचुअल्स नहीं है, या शायद छोटे मोटे रिचुअल्स रहे होंगे, बहुत इलेबोरेट रिचुअल्स का जिक्र नहीं मिलता है हमें। टैबलेट्स में हमें क्या पता चलता है कि जिन लोगों के यहाँ जो चीज़ प्रोडक्शन में होती थी, जैसे किसी के यहाँ अनाज हो रहा है
तो सरप्लस अनाज लेके आएगा, कोई दही लेके आएगा, फिश मछली लेके आएगा, यानी जिसके पास जो कुछ है वो देवता को वो अर्पित कर रहा है, चढ़ा रहा है। और ये सब कुछ कैसे हमें पता चल रहा है? ग्रेन कर्ड और फिशेस ऑफर की गई थी देवता को, क्योंकि आटे या मछलियों की जो हड्डियां हैं उनके रिमेन्स, उनके अवशेष, उनकी बोन्स के जो रिमेन्स हैं वो अभी भी हमें मतलब एक्सकेवेशंस के दौरान हमें 100-200 साल पहले वहां पर मिले हैं। इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर फिशेस को ऑफर किया गया होगा। गॉड वॉज ऑल्सो द थ्योरेटिकल ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चर। अब मैंने कहा ना कि सारी चीजों को ये गॉड को ऑफर करते थे, तो इन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज का जो ओनर है, मालिक है, वो देवता को ही बना रखा था कि आप ही की कृपा से जो हो रहा है, पूरी फसल हो रही है तो आप ही की वजह से, इसीलिए ये लो हम ये आपको ऑफर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी है ना पुरानी ऐसी प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस आज भी हम लोग करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले क्या करते हैं? भोग लगाते हैं देवता को। ऐसा भोग क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड। चलो, तो देवता जो होता था वो थ्योरेटिकल ऑनर होता था, यानी एक तरीके से थ्योरी में देवता को ही मुखिया बनाया गया है हर एक चीज का। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड है, खेत हैं, फिशरीज हैं जहां से मछली पकड़ रहे हैं, है ना, एनिमल्स के हर्ड्स हैं, तो ये इन सब का पूरा है ना। फिर इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। आगे जाके पहले तो सिर्फ ऑफरिंग होती थी, लेकिन धीरे से देखो टेंपल क्या है? टेंपल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी सेंटर बनने लग जाएगा। शुरुआत में सिर्फ वो वर्शिपिंग का सेंटर है और छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गए, उनको वहां पर स्टोर किया जाता है। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बन गया। सभी लोग अपनी जो बड़ी एक्टिविटीज है, जैसे ऑयल प्रेसिंग, अब पूरा जो मान लो कोई ऐसी क्रॉप हुई होगी जो जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऑयल प्रेसिंग की पूरी एक्टिविटी कहाँ होगी? टेंपल के अंदर होगी। ठीक है, ग्रेन ग्राइंडिंग की एक्टिविटी सारी टेंपल में होगी, है ना। स्पिनिंग, जब आगे जाके अब मान लो क्लॉथ बनाना है ना, तो इन सारी एक्टिविटी का सेंटर जो है वो क्या बन जाएगा? टेंपल। तो इसीलिए आपको मैंने जो कहा कि शुरुआत में हमने जो पढ़ा, दो शहर, यानी जो शहर विकसित होंगे वो दो तरीके के होंगे, ऐसे जो टेंपल के इर्द गिर्द डेवलप होंगे और ऐसे जो लीडरशिप के इर्द गिर्द डेवलप होंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से टेंपल्स जो है वो धीरे धीरे काफी इंपॉर्टेंट होते चले गए। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ना सिर्फ टेंपल मोड ऑफ वर्शिप या वर्शिपिंग का सेंटर था, बल्कि वो एक कदम और आगे बढ़ गया। अब टेंपल क्या हो गया? जहां पर सारी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और ये सारी एक्टिविटीज वो हैं जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज से एक कदम ऊपर हैं। इट मीन्स टू से कि आप अपने घर में अपनी जरूरत की फुलफिलमेंट के लिए, अपनी नीड की फुलफिलमेंट के लिए जो काम कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अब आप टेंपल में जब बैठोगे तो इसका मतलब साफ है कि उस एरिया में छोटी छोटी फैमिलीज की रिक्वायरमेंट से लेकर और पूरी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को एक कंप्लीटली, एक होल तौर पर फुलफिल करने के लिए अब एक्टिविटीज हो रही। इट मीन्स टू से, एक दूसरे शब्दों में कहूं तो लोग पहले जो एक्टिविटीज करते थे, पहले टेंपल छोटा था और टेंपल में गए, छोटा कुछ ऑफर किया और इसके बाद फिर टेंपल में कुछ समय रहे, अपना सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, चले आए। और फिर अपना घर का जो काम है, आटा वाटा पीसना है, जो भी मतलब गेहूं पीसना है, आटा क्या पीसोगे, तो गेहूं पीसना है और जो तेल निकालना है, जो कुछ भी करना वो घर में करते थे, और फिर उसी से अपना खाना पीना खाए, सो गए, एंजॉय किया। लेकिन धीरे धीरे जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ होने लगी? टेंपल में होने लगी। टेंपल में ही लोग आएंगे, वहीं पर सारा अनाज इकट्ठा होगा और वहीं से अनाज इकट्ठा होने के बाद ग्राइंडिंग होगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहीं पर सारी ऑयल क्रॉप्स आएंगी और उसके बाद ऑयल प्रेसिंग होगी और फिर ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? घर की एक्टिविटीज घर से टेंपल तक चली जाएंगी, और अब क्या होगा? घर में भी होंगी और टेंपल में भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि टेंपल फिर धीरे धीरे करके एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बन जाएगा। तो घर के लोग तो अपनी एक्टिविटी कर ही रहे हैं छोटे लेवल पर, बड़ी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए टेंपल होगा। क्यों? लाना ले जाना है और तमाम बहुत सारे लोग जो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उन सब का देख रेख जो हो रहा है वो टेंपल में हो रहा है, तो वहां से भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना चीज़ों का। तो ये देखो, ठीक है, जिन लोगों को ट्रेड कॉमर्स के लिए एम्प्लॉय करना है, व्यापारियों का, इनका हिसाब किताब जो है
कि कौन लोग करेंगे, कौन क्या चीज़ लेके आएगा, किसी को मेटल लाने भेजना है, किसी को प्रीशियस स्टोन लाने भेजना है, तो जो मर्चेंट्स को एम्प्लॉय किया जाएगा वो सब टेम्पल की तरफ से मैनेजमेंट होगा। रिटर्न रिकॉर्ड्स, कितनी चीज़ें आई हैं, कितनी चीज़ें गई हैं, कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है, ये सब पूरे रिटर्न रिकॉर्ड टेम्पल्स में रखे जाएंगे। ठीक है, फिर ये देखो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ग्रेन अलॉट करना, एनिमल्स को प्लो करना, ये सब पूरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाएगा टेम्पल से। चलो, और इस तरीके से टेम्पल जो है वो क्या बन गया, मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ग्रेजुअली जब बल्क में सारी एक्टिविटीज़ वहाँ से रेगुलेट होने लग गई तो टेम्पल एक ऐसा अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया जो कि शहरों को चला रहा है, शहर का पूरा मैनेजमेंट। मतलब कुल मिला के कह दो, जैसे आज के डेट में पार्लियामेंट हो गई ना, तो पार्लियामेंट तो एक डेडिकेटेड बिल्डिंग हो गई, पहले इसी को टेम्पल कह दो, तो इसी टेम्पल के इर्द गिर्द राजा भी रहेगा, इसी टेम्पल के इर्द गिर्द मैनेजमेंट वाले लोग रहेंगे, और टेम्पल के थ्रू ही देवता को डेडिकेट करते हुए, थ्योरेटिकली ओनर अभी भी देवता ही है, और वो राजा देवता का रिप्रेजेंटेटिव बन के, देवता का एक कह सकते हो कि सर्वेंट कह दो, अपने आप को शो करता हुआ लोगों को मैनेज करेगा। ऑलराइट, चलो। इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हैजर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। टेम्पल रिलेटेड सिटीज़ तो देख ली, लेकिन लीडर से रिलेटेड, किंग से रिलेटेड सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, तो नेचुरल फर्टिलिटी तो सदर्न मेसोपोटामिया में है ही है, लेकिन नेचुरल फर्टिलिटी के बावजूद कई बार क्या होता था, एग्रीकल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, या फिर वो किसी तरीके के नुकसान का शिकार हो जाता था, सब्जेक्ट टू हैजर्ड्स। व्हाट काइंड ऑफ हैजर्ड्स वर देयर, व्हाट काइंड ऑफ लॉस वाज देयर, किस तरीके का नुकसान था वो। नेचुरल आउटलेट चैनल्स of the Euphrates would have too much water one year and flood the crops, and sometimes they would change course together। तो कभी कभी ऐसा होगा, हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है, कभी कभी और हमेशा दोनों, इसलिए वर्ड मैंने इस्तेमाल किए कि कभी कभी नदियों में, रिवर में बाढ़ आएगी। तो जब भी रिवर में, ऐसा तो होता ही है, मान लो जैसे एक्सेसिव रेन हो गया, अब एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से, अब एक्सेसिव रेनफॉल तो कभी कभी होगा, और जब जब रेनफॉल एक्सेसिव होगा तब तब हमेशा रिवर में फ्लड होगा, और जब फ्लड होगा तो रिवर क्या करेगी, अपना जो फ्लो है ना, अपना जो नॉर्मल फ्लो है उसको चेंज कर देगा, और जब वो चेंज करेगा तो वो पानी, एक्सेसिव पानी जो है फील्ड्स की तरफ, जहाँ फसलें बोई हैं वहाँ पर एंटर हो जाएगा। या कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ड्राई अप भी हो जाएंगी, कभी कम बारिश हुई तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। ऑलराइट, चलो। तो एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शो, यानी हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से, जैसे टेबलेट्स वगैरह से क्या देखने को मिलता है, विलेजेस वेयर पीरियडिकली रिलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। मेसोपोटामिया में कई बार क्या हुआ है कि एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी, या बी पॉइंट से सी पर जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो रीलोकेट होते रहे। कभी यहाँ पर हैं, कभी थोड़े डिस्टेंस पर आगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर थोड़ी होते थे, बहुत बड़े शहर तो होते नहीं थे, तो ईजिली वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। तो ये तो हो गए नेचुरल प्रॉब्लम, ये तो हो गए मेसोपोटामिया में नेचुरल प्रॉब्लम। अब नेचुरल प्रॉब्लम के अलावा कुछ लोग जो है प्रॉब्लम बनाते थे, यानी कुछ तो भगवान ने, उनके देवताओं ने ही प्रॉब्लम दे दी, कुछ उन्होंने खुद ही बना ली। अब ये मैनमेड प्रॉब्लम क्या थी, दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस। अभी आपको पढ़ाया, यानी कि ये बताया कि मेसोपोटामिया एक रीजन है, पूरा एरिया है। अब इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ यूफ्रेट्स और टिग्रिस नाम की ये दो नदियाँ जो है वो फ्लो होती थी। यूफ्रेट्स हो गई और टिग्रिस रिवर हो गई, ठीक है। चलो, तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस जब रिवर फ्लो होती थी, तो ये किसी भी नदी का ये जो अपर पोर्शन होता है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं, और इसको हम डाउन स्ट्रीम कह रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी जब नदी फ्लो होना शुरू होती है तो नदी के फ्लो होने का जो एक कोर्स है, उस कोर्स में जब वो हिली ट्रैक से फ्लो होती हुई आएगी और ग्राउंड की तरफ जाएगी, तो जो अपर हिली ट्रैक है वो अप स्ट्रीम कहलाएगा, और जो लोअर स्ट्रीम है, या मैं कहूँ डाउन स्ट्रीम है, वो क्या होगा, जब वो प्लेन की तरफ एंटर हो रही होगी। तो जो अप स्ट्रीम स्ट्रेचेस हैं नदियों के, वहाँ पर जो छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज या चैनल्स बनेंगे, इन चैनल्स को कई बार ऊपर रहने वाले, अप स्ट्रीम में रहने वाले जो लोग हैं डाइवर्ट कर लेंगे अपने यहाँ पे, अपने खेतों में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पानी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में उनकी तरफ चला जाएगा। और इससे नुकसान क्या होगा कि जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं, डाउन स्ट्रीम चैनल्स के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके खेतों की तरफ पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। या कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो लोग ऊपर सफाइयाँ नहीं करेंगे, क्योंकि नदी में हमेशा डिपॉजिट्स रहते हैं, तो वो जब नीचे डिपॉजिट हो रहा है तो ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपॉजिट होगा। तो जब बहुत लंबे समय में ऊपर डिपॉजिट होगा तो ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, ऊपर भी पानी का ब्लॉकेज होने लग जाएगा, तो नीचे और पानी कम आएगा। तो जब नीचे और पानी कम आएगा तो ऐसे में इनको और समस्या होगी, किनको, डाउन स्ट्रीम वालों को। चलो, तो इसलिए अर्ली मेसोपोटामियन कंट्रीसाइड्स और रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट। अब ऐसे सिचुएशन में डाउन स्ट्रीम में जो रहने वाले लोग हैं, इनको लगेगा कि अप स्ट्रीम वाले तो हमारा लॉस कर रहे हैं। जब हमारा लॉस कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनेगा। किन चीज़ों को लेके, ज़मीन और पानी को लेके मेसोपोटामिया में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। सो व्हेन देयर वाज कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर इन द रीजन, अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे अप स्ट्रीम में रहने वाले कुछ लोग हैं या सेटलमेंट्स हैं, डाउन स्ट्रीम में रहने वाले कुछ लोग हैं या जो सेटलमेंट के लोग हैं, तो डाउन स्ट्रीम वालों को लगेगा कि अप स्ट्रीम वालों ने बदमाशी की हमारे यहाँ, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में कोई एक व्यक्ति होगा ना जो ज़्यादा गुस्सैल है कि नहीं, वो कहेगा रुक जाओ, बहुत हो गया, अब हम चलते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है ना। ये उसने भाला उठाया और चल दिया, और बोला चलो इकट्ठा हो जाओ, वक्त आ गया है, ठीक है, बहुत हो गई उनकी बदमाशी। तो एक व्यक्ति होगा, अक्सर होता है ना, 4 लोगों के बीच में वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दिखा देगा और वो लीडर बन जाएगा। बाकी को लगेगा चलो ये कह रहा है तो हम, बाकी लोग सिर्फ प्लान कर रहे थे, लेकिन वो जो है वो इतनी एनर्जी दिखाएगा कि बाकी लोगों को होप लगेगी कि प्लान एग्जीक्यूट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो इस तरीके से वॉरफेयर जब की सिचुएशन क्रिएट होगी तो ऐसे लोग हु हैड बीन सक्सेसफुल इन वॉर भी होगा। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लोगों के बीच में वॉर होगा, ठीक है, इशू को लेके। अब इसमें जो लीडर था वो लीड करेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जीतेंगे, है ना। तो जो सक्सेसफुल होगा वो अप स्ट्रीम के लोगों को डिफीट करने के बाद कुछ तो उनसे छुड़ाएगा। जो छुड़ाएगा तो फिर वो अपने फॉलोवर्स को क्या करेगा, वो जो कुछ भी लूट पाट हुई है उसका शेयर देगा। जिन लोगों को डिफीट किया जाएगा, जैसे डाउन स्ट्रीम के लोग अप स्ट्रीम के लोगों के पास गए, उनको डिफीट किया, उनसे लूट लिया कुछ सामान, तो वो आपस में बांट लिया, अपने फॉलोवर्स को दे दिया उसने। ऑलराइट, ये साथ साथ जिन लोगों को डिफीट किया उनको प्रिजनर्स भी बनाएंगे और उनको अपने यहाँ काम पे लगा लेंगे, या नौकरी मतलब गुलाम बना लिया, गार्ड्स बना लिया, द्वारपाल बना लिया, इस तरीके की एक्टिविटी होगी। ऑलराइट, साथ साथ हो सकता है कई बार काम ना दे, सिंपल प्रिजनर्स बना के रखे। ज़्यादातर कंडीशंस में प्रिजनर को काम दे दिया जाता था, ठीक है। चलो, सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड, और इस तरीके से वो अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा लेते थे, इस तरीके से अपना वो डोमिनेंस बढ़ा लेते थे, और लोगों को उनमें एक होप दिखती थी कि आगे कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये है हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको इंटरटेन करना, उसको एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो जाती है, उसको इंटरटेन करना शुरू कर दिया लोगों ने, उसको एक तरीके से बहुत, है ना, माइटी पर्सन मान लिया बाकी लोगों ने, ठीक है। सो सच वॉर लीडर्स हाउएवर वुड बी हियर टुडे एंड गॉन टुमारो। ऐसे लीडर आते जाते रहेंगे, ध्यान रखना, मतलब कभी एक व्यक्ति लीडर बनेगा, कभी दूसरा लीडर बनेगा, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वो समय समय पर चेंज होती रहेगी, है ना, लेकिन फिर भी ध्यान इस चीज पर दिया जाएगा, व्हेन सच लीडरशिप केम टू इंक्रीज द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस। यानी जब जब ये लीडरशिप आएगी तो कोशिश हमेशा ये रहेगी, ठीक है, कि वो कम्युनिटी के वेलबींग के लिए काम करें, है ना, और साथ साथ कुछ कुछ ऐसी नई नई प्रैक्टिसेस या नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जिससे उसकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाए, और साथ साथ वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो इन लोगों का रूलर बन के रहे यहाँ पे। सो इन टाइम विक्टोरियस चीफ बिगेन टू ऑफर प्रीशियस बूटी टू द गॉड्स। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे नई प्रैक्टिसेस या नए इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी ना, तो पहले जो प्रोडक्शन होता था वही देवता को ऑफर होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब ये जो राजा है या जो नया चीफ है जो जीत के आ रहा है उसका हिस्सा भी देवताओं को देना शुरू करेगा, और जो कुछ भी और चीज़ें उसको मिलेंगी उसमें से, जैसे प्रीशियस स्टोन या कुछ संपत्ति मिली है, प्रॉपर्टी मिली है, उसको वो मंदिर में लगाएगा, कम्युनिटी टेम्पल को उस ब्यूटीफाई करने में, उसकी ब्यूटी इन्हांस करने में लगाएगा, ठीक है। इनफैक्ट वो और अपने इंसानों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सर्वेंट्स को भेजेगा दूर, ठीक है, कि फाइन स्टोन्स, अच्छे प्रीशियस स्टोन लेके आओ, मेटल लेके आओ, क्यों, ताकि हम अपने देवता को और सुंदर बनाएं, अपने टेम्पल को और सुंदर बनाएं, और साथ साथ ये जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं टेम्पल में उसको और प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्पल की वेल्थ भी बढ़ेगी, और ना सिर्फ टेम्पल की वेल्थ बढ़ेगी बल्कि उस पर्सन का इन्फ्लुएंस भी तेज़ी से बढ़ेगा। ऑलराइट, चलो, तो ये दिस वाज द एफिशिएंट वे
कि कैसे जो जो उसके जीवन में आगे समय आता जा रहा, उस अपॉर्चुनिटी को वो अपने लिए भी और अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। सो एज द पोएम अबाउट एडमिरकार शोज, यही सेम इसी तरीके का इंसिडेंट हमें जो अभी हम पढ़ के आए राइटिंग के इंपॉर्टेंस में, है ना, कि दिस गिव द किंग हाई स्टेटस एंड द अथॉरिटी टू कमांड। वेरी सिंपल, मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक ही चीज़ वहीं पर, और वही सेम यहाँ पर रिपीट हो रही है कि इससे क्या हो रहा है, इससे किंग की अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है। उसकी कमांड को ओबे करने के लिए लोग अनायास ऐसे ही तैयार है, बहुत सिंपली, उसकी जरा सा उसके मुंह से कुछ निकला नहीं कि लोग रेडी। वाई? बिकॉज ही इज़ शोइंग कि वो सेल्फलेस पर्सन है, वो देवता को खुश करने के लिए हर एक चीज़ कर रहा है, वो जो एक्टिविटी करता है जस्ट टू प्लीज द गॉड। तो यहाँ पर वो सेल्फ वाली चीज़ तो है नहीं, अब सेल्फ वाली चीज़ नहीं है तो पहले थोड़ी सिंपल भी होते थे लोग, तो इसलिए उसकी अथॉरिटी को कम्युनिटी के लोग और एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। वी कैन इमेजिन द म्यूचुअली इन्फोर्सिंग साइकिल ऑफ डेवलपमेंट इन विच लीडर्स एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ विलेजेस क्लोज टू देम सेल्फ। धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कंडीशन में जो किंग है या जो लीडर है उसको सपोर्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, क्योंकि अब एक तरीके से इनडायरेक्टली वो सपोर्टर से इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्लैशेस बढ़ेंगे, और क्लैशेस होते हैं तो क्लैशेस में जितने ज़्यादा सपोर्टर हैं किसी किंग के पास उतना बेहतर है उसके पास, उसके लिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में किंग क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सिटी है ना, उसके आसपास, जैसे ये शहर है, ये टेम्पल है, टेम्पल सेंटर हो गया सिटी का, तो जो विलेजेस डेवलप किए जाएंगे, गांव डेवलप किए जाएंगे, ये विलेजेस शहर के आसपास डेवलप किए जाएंगे। या राजा सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव की पॉपुलेशन शहर के इर्द गिर्द ही रहे, बहुत ज़्यादा दूरी में न रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस में न रहे। तो म्यूचुअली रेनफोर्सिंग साइकिल, यानी विलेजर्स भी चाहेंगे कि कोई एक पर्सन ऐसा हो जो उनको प्रोटेक्ट करे हमेशा आउटर थ्रेट से, और राजा को भी सपोर्टर चाहिए। तो इस तरीके से म्यूचुअली रेनफोर्सिंग साइकिल होगी, या एक डेवलपमेंट होगा, साइकिल ऑफ डेवलपमेंट होगा, जिसमें लीडर इनकरेज करेंगे लोगों को, किनको, गांव के लोगों को अपने आसपास रहने के लिए, ऑलराइट, ताकि उनको रैपिडली आर्मी मिलती रहे साथ साथ। और गांव को भी क्या है, गांव को भी तो प्रोटेक्शन ही चाहिए एक तरीके से, तो गांव भी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहेंगे किसके पास में, शहरों के पास में, राजा के पास में। इसके अलावा पीपल वुड बी सेफ लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वही जो मैंने बात बता दी है ना। यानी दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर पहला सेंटेंस विलेज, राजा को विलेज से आर्मी मिल रही है, और विलेज को क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, सेफ्टी फील हो रही है विलेज वहाँ पे रहेंगे तो। चलो, तो अब आप देखो एट उरुक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स, यानी उरुक नाम के शहर पे, जो कि शुरुआती एक टेम्पल टाउन है, डिपिक्शन ऑफ आर्म हीरोज एंड देयर विक्टिम्स एंड केयरफुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैव शोन दैट अराउंड, ये इमेज भी आपकी किताब में दी हुई है ना। ये शहर कब डेवलप हो रहा है, 3000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास ये शहर जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होगा, है ना। और पहले एक विलेज सेटलमेंट से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा टेम्पल टाउन बनेगा, टेम्पल टाउन है ये, ऑलरेडी टेम्पल टाउन बनेगा, और धीरे धीरे इतनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी कि एनॉर्मस एक्सटेंट ऑफ 250 हेक्टेयर्स, ठीक, ट्वाइस एज लार्ज एज मोहनजोदाड़ो। तो एक छोटा सा शहर आप देख रहे हो कि आगे जाके कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। और इनफैक्ट 250 हेक्टेयर तो वो है जो शुरुआती दौर है, मोहनजोदाड़ो के आसपास तो ये वैसे ही है, मतलब मोहनजोदाड़ो से जस्ट डबल तो वैसे ही है, लेकिन ये जिस स्थिति में पहुंच रहा है 250 हेक्टेयर में, ये एक गांव से शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे मोहनजोदाड़ो के साइज से बड़ा होने में इसको जो समय लगा, उस दौरान कितने सारे विलेजेस को सैक्रिफाइस किया गया, डेजर्ट किया गया, यानी बहुत सारे विलेजेस जो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते थे उनको शहर के अंदर ले लिया गया, ऑलराइट, और दूसरे गांवों को बसाया गया फिर आसपास के इलाके में, ठीक है। और फिर आप देखो 3000 बिफोर कॉमन एरा में उरुक नाम का जो शहर है उसको 250 हेक्टेयर का एरिया है, जो कि मोहनजोदाड़ो का भी जस्ट डबल है, लेकिन वही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और उरुक अब बाकी गांवों को भी अपने अंडर में ले रहा है और एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर रहा है। डिफेंसिव वॉल क्यों, ताकि गांव के लोग भी उतने ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। 4200 बिफोर कॉमन एरा से आगे जाके इसकी पॉपुलेशन 2800 बिफोर कॉमन एरा में देखो जस्ट डबल हो रही है, ठीक है, जस्ट डबल हो रही है, 400 हेक्टेयर के आसपास, मतलब जस्ट डबल के आसपास ही कह सकते हैं। 250 हेक्टेयर से जो प्रोग्रेस शुरू होती है, दैट रीच्ड टू द 400 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर तक ये बढ़ गया। तो ये आसान चीज़ नहीं है। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल। अब जो सारे लोग बंदी बनाए गए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को
काम पे रखा गया था, तो काम पे कहाँ रखा गया था? टेम्पल में ही रखा गया था, ठीक है। या फिर डायरेक्टली रूलर के अंडर में, या तो वो लोग टेम्पल के लिए काम करेंगे या फिर राजा के अंडर में उसके सर्वेंट्स बन जाएंगे, लेकिन इस तरीके की जॉब में ही उनको रखा जाएगा, ठीक है। चलो दिस रादर देन एग्रीकल्चर टैक्स वॉज कंपल्सरी, ठीक है। यानी वॉर कैप्टिव्स तो ठीक है, लेकिन लोकल पीपल के लिए वहाँ पर काम करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। लोकल पीपल तो टैक्स दे के भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टैक्स तो एग्रीकल्चर टैक्स तो ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स दो या ना दो, ये भी एक ऑप्शन था लोकल लोगों के लिए। अब वॉर कैप्टिव्स क्या ही एग्रीकल्चर टैक्स देंगे, उनको तो काम ही करना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन जो लोकल पीपल है, इन लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि वो एग्रीकल्चर टैक्स हो सकता है स्किप कर दें कभी, है ना, लेकिन काम करना पड़ेगा, काम हमेशा करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हैं, यानी टैक्स भी देते थे, काम भी करते थे। लेकिन मान लो उनके पास टैक्स देने के लिए नहीं है, तो फिर तो काम करना ही करना पड़ेगा, फिर तो कंपलसरी सिचुएशन हो जाती थी। दोज हु हैव पुट टू वर्क वर पेड राशंस, और लोगों से काम फ्री में नहीं लिया जाता था। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर काम पे एम्प्लॉय किया गया है देन दे विल बी पेड, क्या एटलीस्ट उनको खाने पीने की चीज़ें दी गई। अब हमें कैसे पता चलता है? वी हैव राशन लिस्ट। तो मेसोपोटामिया में एक एग्जॉस्टिव राशन लिस्ट मिली है, जिससे पता चलता है कि लोगों को क्या चीज़ें दी जाती थी, उन सब के नाम मेंशन। जैसे मान लो ये एक टैबलेट हो गया, अब इस टैबलेट में नाम मेंशन है और उनके जस्ट सामने सिंबल्स फिर और बने हुए हैं कि किनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जैसे किसी का नाम है कुछ, ठीक है, तो उसको क्या चीज़ें, कितने अमाउंट में अनाज मिला है, कपड़ा मिला है या ऑयल अलॉट हुआ है, ये सब कुछ बाकायदा डिटेल में टैबलेट में लिखा है, ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टू 1500 मैन वर्किंग 10 आवर्स अ डे 5 years टू बिल्ड। इट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर वॉज देयर, ठीक है। मतलब 1500 आदमी जो है 10 घंटे काम करके 5 सालों में एक टेम्पल को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स वॉज डिप्लॉयड इन दी मेसोपोटामिया। इससे देखो एक और इंडिकेशन पता चलता है कि भाई इतने सारे लोग अगर एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, तो अगर वो फ्री में काम करवाएंगे उनसे, कभी तो पॉसिबल है क्या? इसलिए उनको पेड राशन यानी कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो दी ही जाती थी, यानी जिससे भी काम करवाया जाता था उसको कुछ खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए भी दिया जाता था। चलो धीरे धीरे 3000 बिफोर कॉमन एरा के अराउंड जो ट्रेडिशनल वर्क हो रहा है मेसोपोटामिया में, ट्रेडिशनल वर्क क्या हो रहा है? जैसे लोग जो है उनको राजा क्या कमांड कर रहा है कि जाओ पत्थर लेके आओ, प्रीशियस स्टोन लेके आओ, मेटल्स लेके आओ, ठीक है, इस या फिर आओ ईंटें बनाओ, ठीक है, उन ईंटों को टेंपल में लगाओ। यानी कुछ लोग ईंट बनाएंगे, फिर कुछ लोग उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल करके टेंपल की वॉल क्रिएट करेंगे, ठीक है। या फिर आप जाओ दूर देशों में यानी मेसोपोटामिया के बाहर और वहाँ से सुटेबल मटेरियल्स लेके आओ, ठीक है, जिससे हम अपने टेंपल्स को ब्यूटीफाई भी कर सके और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो ये डिफरेंट ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ थी जो कि मेसोपोटामिया में हो रही थी। उसके अलावा अदर देन दैट अराउंड 3000 बिफोर कॉमन एरा और नाम के शहर में कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी अब मेसोपोटामिया के लोग ट्रेडिशनल वर्क के साथ साथ थोड़ा सा और एडवांस्ड स्टेज ऑफ सिटी लाइफ की तरफ जा रहे थे। और वो एडवांस्ड स्टेज ऑफ सिटी लाइफ क्या थी कि उन्होंने मेटल्स स्पेशली ब्रॉन्ज टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो डिफरेंट टाइप की जो क्राफ्ट्स बन रहे थे ना, डिफरेंट टाइप के जो स्कल्पचर्स या कुछ ऐसे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसमें ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन को मिलके बनाते हैं, कॉपर और टिन को मिलके बनाते हैं। तो ये ब्रॉन्ज जो है ये एक मिक्स्ड मेटल है, ऑलराइट। तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम, ये देखने को आता है हमें कि अब पहले क्या होता था, पहले सिंपल ही बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन होता था मेसोपोटामिया में, लेकिन धीरे धीरे जो आर्किटेक्चरल स्किल है मेसोपोटामिया की वो इंक्रीज हो रही है। और अब वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिक के कॉलम्स बनाने शुरू कर रहे हैं, यानी ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर है। पहले एक सिंपल घर की तरह होता था टेम्पल का भी आर्किटेक्चर, लेकिन अब टेम्पल मल्टी स्टोरी बन रहे हैं और मल्टी स्टोरी टेम्पल बनाने के लिए उनको कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पिलर्स के आप आगे जाके फिर उसको रूफ और रूफ के ऊपर नेक्स्ट जो लेयर है बिल्डिंग की वो कैसे करोगे? तो देयर बीइंग नो सुटेबल वुड टू बेयर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ द लार्ज हॉल्स, ठीक है। तो इसलिए अब ये ब्रिक कॉलम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो वुड इस्तेमाल होती थी अब वो इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी
आपने देखा था शायद, मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था। तो इतनी स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय पोपलार और इस तरीके की चीज़ें होती थी वहाँ, है ना। डेड पाम और पोपलार इसी तरीके का द वुड होता था मेसोपोटामिया में, जो कि इतना पावरफुल नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग के या एक स्टोरी के ऊपर बिल्डिंग का वेट वो बेयर कर सके। तो इसलिए अब इन्होंने धीरे धीरे ब्रिक कॉलम्स बनाए। ब्रिक कॉलम्स इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, सफिशिएंट कैपेबल हैं कि वो जैसे एक बिल्डिंग हो गई, अब बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन रही है, यानी कह दो 2-3 मंजिला जो टेम्पल्स होते थे इनके वेट को आसानी से बेयर कर सकते थे। तो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, यानी ब्रिक कॉलम्स बनने लगे। आपने देखा होगा ना, घर बनते हैं तो उसमें पिलर बनता है, उसी को ये ब्रिक कॉलम कह रहे हैं। तो अब जो है वो कंक्रीट का बनता है, लेकिन पहले ये ईंट का ही पूरा कॉलम बनाते थे। चलो, hundreds of people were put to work at making and baking clay। अब ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हज़ारों लोगों को काम में लगाया जाता था। किस काम में लगाया जाता था कि या तो आप क्या करो, ईंट को जो है वो बनाओ, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो भी आपका एक सांचा फ्रेम है, उस फ्रेम में, जिसे आप कोन्स कह रहे हो, यहाँ पे क्ले कोन कह रहे हो, तो उस क्ले कोन को आप उस फ्रेम में पुट करके ईंट को शेप दोगे। तो बहुत सारे लोगों को अब क्ले बेक करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो बेक जो ब्रिक्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। माइट भी शायद हड़प्पा के लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ होगा। हड़प्पा में पकी ईंटें इस्तेमाल होती थी और फिर धीरे धीरे इनको पता चला होगा कि पकी ईंटें ज़्यादा मजबूती देती हैं घर को, तो इसलिए इन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। तो कुछ लोगों को इसमें लगाया जाता था कि आप जो है वो बेकिंग करने के लिए कोन्स बनाओ और उसमें मिट्टी डालो और इस तरीके से ईंटों का फ्रेम तैयार करो। कुछ लोगों को कहा जाता था कि आप इनको पुश करो, यानी जो ईंटें पक गई हैं उनको टेंपल वॉल में पुश करके लगा के टेंपल वॉल क्रिएट करो। कुछ लोगों को जो दीवारें बन गई हैं उनको कलर करने या फिर उसमें कलरफुल डिज़ाइन बनाने के लिए डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टास्क दे दी जाती थी उनके परफेक्शन के हिसाब से। सो इन स्कल्पचर देयर वर सुपर अचीवमेंट। तो ये आर्किटेक्चर के अलावा स्कल्पचर में भी बड़े अचीवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या अचीवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि अब पहले क्या होता था, सिर्फ क्ले होती थी, मिट्टी होती थी जिसके स्कल्पचर्स बनते थे, यानी ज़्यादातर मूर्तियाँ या स्कल्पचर्स जो बनते थे वो मिट्टी के बनते थे, बिकॉज इट वॉज ईजिली अवेलेबल। सो नॉट इन ईजिली अवेलेबल क्या, इंपोर्टेड स्टोन। तो अब स्कल्पचर किसके बनेंगे, जो ईजिली अवेलेबल नहीं था, यानी प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर। जैसे आपने वारका हेड के बारे में सुना, वारका हेड का जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो मार्बल की बनी हुई थी। तो अब प्रीशियस स्टोन जो है वाइट स्टोन की बनी हुई थी, तो अब प्रीशियस स्टोन्स अवेलेबल होने लग जाएंगे और ये इंपोर्टेड स्टोन के स्कल्पचर्स लोग क्रिएट करना शुरू करेंगे। एंड देन देयर वाज अ टेक्निकल लैंडमार्क, और इसके बाद फिर और बहुत तेज़ी से सबसे बड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ, जो कि ट्रेड को जस्ट आप कह सकते हो कि पंख दे देगा। ट्रेड एंड कॉमर्स को पंख देने वाला डेवलपमेंट हुआ, टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ, जो कि अर्बन इकोनॉमी को, मैंने कहा ना, पंख दे देगा। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो अर्बन इकोनॉमी ही बनाएंगे ना, तो पंख देने के लिए कौन सी चीज़ है, पॉटर्स व्हील, है ना, कुम्हार का पहिया, कुम्हार का चाक, बर्तन बनाने वाले का चाक। आपने देखा होगा ना किस तरीके का एक वो होता है, व्हील होता है ना, ऐसे, और फिर इसको रख के इस पर बर्तन रखेगा कोई भी, है ना, और एक डंडे के थ्रू इसको घुमाएगा, तो ये पॉटर्स व्हील कहलाता था। तो इन लॉन्ग रन व्हील इनेबल पॉटर्स वर्कशॉप टू मास प्रोड्यूस। अब बढ़ रही थी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बढ़ने के दौरान जो कुछ सफिशिएंट अमाउंट में पॉट्स वगैरह चाहिए थे, या इतनी बड़ी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए भी पॉट वॉट चाहिए थे, उनका भी मास प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो इस तरीके से बड़े अमाउंट में पॉटर व्हील्स या पॉटर की वर्कशॉप में बर्तन उपलब्ध रहेंगे। खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐश करो। तो ये हो गया आपका पूरा, हमने जो देखा वो क्या, कि अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया के सदर्न पोर्शन में जो अर्बनाइजेशन है वो कैसे हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, लाइफ इन द सिटी, यानी शहरों में किस तरीके से लोग डेली लाइफ का जो पैटर्न था वो फॉलो करते थे। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ शादी ब्याह और उनके कुछ क्या शगुन अपशगुन या इससे रिलेटेड बहुत कुछ इतिहास मेसोपोटामिया का टैबलेट से हमें समझने को मिलता है। तो अगले वीडियो में आपको बताता हूँ लाइफ इन द सिटी के बारे में। तब तक इसको समझो, पढ़ो बहुत अच्छे से। जल्दी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।